ओके, सो आज हम करेंगे प्रोसेस इन विच परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्प्रेरी हार्डनेस रिमूव हो सकती है और दोनों रिमूव हो सकती हैं। तो पहले हम करेंगे हाउ टेम्प्रेरी हार्डनेस इज रिमूव्ड। ओके, और इसके टू प्रोसेस होते हैं, तो बाय बॉइलिंग एंड बाय क्लार्क्स मेथड। सही है। सो पहले हम बॉइलिंग के करेंगे। तो टेम्प्रेरी हार्डनेस के अंदर हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स होते हैं, और हमारे पास इन परमानेंट हार्डनेस हमारे पास कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सल्फेट्स होते हैं, फिर क्लोराइड्स होते हैं। सही है। तो हमारे पास एक टेम्परेरी हार्डनेस के अंदर मैग्नीशियम बाय कार्बोनेट्स होते हैं और कैल्शियम बाय कार्बोनेट्स होते हैं। सही है। और एक परमानेंट हार्डनेस के अंदर हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड्स और कैल्शियम क्लोराइड्स होते हैं, और मैग्नीशियम सल्फेट्स और कैल्शियम सल्फेट्स होते हैं। सही है। सो अभी हम प्रोसेस करेंगे हाउ द टेम्परेरी हार्डनेस इज रिमूव। सो टेम्परेरी हार्डनेस इज रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। बहुत आसान होता है कि पहले हम बॉयल करते हैं, हार्डनेस रिमूव हो जाती है बॉइलिंग की वजह से। जब बॉयल करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, ये मिक्सड होता है हमारे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारे पास ये हमारे पास वाटर में आता है ना। तो जैसे हम बॉयल करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ऐसे ही रह जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, तो वो हमारे पास अलग से हम फिल्टर आउट कर देंगे, और कैल्शियम कार्बोनेट जो फॉर्म होती है वो ऊपर हमारे पास निकल जाती है, और वाटर बच जाता है। तो हम लोग मतलब देखो, अगर हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे ना, तो वो 3 चीज़ों में ब्रेक होती है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कैल्शियम कार्बोनेट। सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये गैस फॉर्म में होता है। तीनों की फॉर्म्स अलग हैं। जब गैस होता है वो इवॉल्व हो गया, वो तब बाहर निकल गया, तो सिर्फ ये 2 चीज़ें बची, वाटर एंड कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर से इस तरह अलग करते हैं कि ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड प्रेसिपिटेट्स होता है, तो हम फिल्टर आउट करते हैं तो वाटर बचता है। सही है। सो द कैल्शियम बाइकार्बोनेट टू प्रोड्यूस इनसोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच प्रेसिपिटेट्स आउट ऑफ द सोल्यूशन। दूसरा प्रोसेस जो होता है उसको क्लार्क्स मेथड कहते हैं, और ये केमिकल मेथड होता है। सही है। मतलब और ये इसमें हीटिंग थी। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास जो हम लोग ना हार्डनेस रिमूव करते हैं टेम्परेरी बाय एडिंग ऑफ द स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम होता है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। सही है। तो स्लेक्ट लाइम हमने पहले डिस्कस भी किया था, स्लेक्ट लाइम कैसे बनता है, शायद केमिकल इंडस्ट्रीज़ में था, वहाँ पे हम स्लेक्ट लाइम का जिक्र किया था हमने। सही है। अब क्या होता है कि इस तरह हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, उसको हम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करवाते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारे पास मैग्नीशियम और कैल्शियम जो बाइकार्बोनेट्स थे, तो वो कार्बोनेट्स में चेंज हो जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम कार्बोनेट्स। और हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा होता है, और हमारे पास प्रोड्यूस भी होती है कैल्शियम कार्बोनेट। सही है। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, और यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हुई, पता नहीं चाहिए, ये रिएक्शन इनकम्प्लीट है, लेकिन यहाँ प्रोड्यूस हुई है कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या होता है कि ये मैग्नीशियम जो ये पहला वाला चीज़ होती है ना, ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये चेंज हो जाती है कार्बोनेट्स में। सही है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम कार्बोनेट्स, और जो सेकंड जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाती है। तो ये भी कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो गई, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो गई। यहाँ पे 2 कैल्शियम कार्बोनेट जब भी लिखी हुई, क्योंकि ये भी कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो रहा है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो रहा है, तो उन्हें 2 अलग अलग लिखने की बजाय ना 2 साथ लिखती हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट। सही है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी चेंज हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी होती है, इस तरह ये भी कन्वर्ट हो जाता है बाइकार्बोनेट्स में, वाटर होता है। ये दोनों सॉलिड होते हैं सॉलिड होते हैं कार्बोनेट्स, तो ये फिल्टर आउट हो जाते हैं प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म पे, और वाटर बचता है जो हमारा क्लीन होता है, जो बेसिकली इसमें हार्डनेस नहीं होती। सही है। अ केमिकल प्रोड्यूस हार्डनेस बाय द एडिशन ऑफ स्लेक्ट लाइम, अ केमिकल वाटर टू टेम्परेचर, thus one मैग्नीशियम कैल्शियम वाटर बिकम सॉफ्ट। अच्छा, a process by removing the permanent hardness. तो permanent is removed by using chemicals such as calcium and magnesium are insoluble water by adding washing soda, Na2CO3 और sodium zeolite। सही है। तो पहले हम वॉशिंग सोडा देखते हैं किस तरह वॉशिंग सोडा परमानेंट हार्डनेस रिमूव करता है। तो हमारे पास देखो, हमने कहा था कि जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसमें हमारे पास होती हैं सल्फेट्स के। सही है। और उसमें वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3। सही है। तो ये सल्फेट से हमारे पास कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, जिसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है, और हमने ऐड क्या करें वॉशिंग सोडा विच इज़ Na2CO3 विच इज़ द सोडियम कार्बोनेट। सही है। तो उसमें होता क्या है कि एडिंग ऑफ द वॉशिंग सोडा रिमूव्स द कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस एज इनसोल्यूबल। सब में ये होता है कि जो हार्डनेस रिमूव इस तरह होती है कि जो हमारे पास ना आयंस होते हैं वो इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट्स बना देते हैं, इसमें भी यही होता है। अब होता क्या है कि
जब हम वॉशिंग सोडा ऐड करते हैं कैल्शियम CaSO4 के अंदर, तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो Na रिएक्ट करता है SO4 के साथ, और जैसे ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ये बाहर वाला बाहर यूं रिएक्ट करता है और ये यूं रिएक्ट कर रहा है, सही है। तो इसमें क्या होता है कि Na2SO4 बन जाएगा और CaCO3 बन जाएगा। तो इनकी बैलेंस कर लेना, बैलेंस Ca+2 होता है, SO3-2 ऐसे रहेगा, Na+1 होता है, SO4-2 जब ये Na2SO4 हो जाएगा, सही है। इसी तरह यही होगा कि Na2CO3 का मैग्नीशियम सल्फेट से रिएक्ट हुआ है, इसमें ये हुआ कि Na इसके साथ रिएक्ट हुआ, Mg इसके साथ रिएक्ट हुआ, ये MgCO3 बना, Na2SO4 बना, सही है। अब ये हमारे पास सॉलिड में होता है, यार ना कार्बोनेट्स हमेशा सॉलिड में होता है, सही है। तो जब ये प्रेसिपिटेट्स हो जाएंगी और ये Na2SO4 और Na2SO4 बचेगा, जो हमारे पास एक्वस फॉर्म में ही होगा, जो लिक्विड में ही होगा, जिससे हमारे पास एक क्या बन जाएगी, हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। दूसरा प्रोसेस जो यूज़ होता है, वो जो परमानेंट हार्डनेस के लिए रिमूव होता है, वो होता है जियोलाइट यूज़ करना, और ये आयन एक्सचेंजर होता है। Na2 zeolite इज़ ए नेचुरल अकरिंग रेजिन और सोडियम एल्यूमिनेट सिलिकेट, सही है। तो ये होता है, सही है, NaLSiO3, सही है। सोडियम जायोलाइट ये होता है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, विच कैन ऑल्सो बी प्रिफर्ड आर्टिफिशियली। It is used for softening of water as domestic as well as industrial scale. When water is passed through resin, sodium ions of the resins are जो resin होता है is a naturally occurring resin of the sodium aluminum silicate। याद रखना, सोडियम जियोलाइट इज अ नेचुरली occurring resin of the sodium zeolite। तो जब सोडियम जियोलाइट के अंदर रेजिन होता है, जब वो पास होता है परमानेंट हार्डनेस वाटर के अंदर, तो परमानेंट हार्डनेस वाटर के अंदर जो हमारे पास सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम, सल्फेट्स के साथ जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है ना, वो रेजिन के साथ एक्सचेंज हो जाता है, सही है। जो अब इट इज़ यूज फॉर वाटर, व्हेन द वाटर इज पास थ्रू रेजिन, सोडियम आयंस ऑफ द रेजिन्स, अगर सोडियम आयंस होते हैं रेजिन्स के अंदर, एक्सचेंज विद द अनवांटेड कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस ऑफ द हार्ड वाटर, सही है। अच्छा, होता क्या है कि सिंपल अल्फाज के अंदर ये Na2 जियोलाइट होता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या, ये रेजन होता है, सही है। ये रेजन है और इसमें क्या होता है, सोडियम जियोलाइट, और इसमें ये है बेसिकली, ये बना है, ये सब्सटेंस है, ये NaLSiO3, जिसको रेजन भी कहते हैं, सही है। सो सोडियम ये रेजन है और ये सोडियम जियोलाइट एक रेजन होता है। रेजन इज बेसिकली ये सब्सटेंस होता है, जैसे वैक्सेस हो गई, ये भी सब्सटेंस होता है। तो क्या होता है, जो ये सल्फेट्स होती हैं, तो इसमें क्या होता है, जो ये वाले आयंस होते हैं ना, तो क्या होता है, ये एक्सचेंज हो जाता है हमारे पास, जो Na है ना, ये जो हमारे पास रेजिन के अंदर Na जियोलाइट के, जो ये Na जियोलाइट इसको कहते हैं, ये इसमें सिर्फ छोटा करके लिखा हुआ है, लेकिन ये Na जो AlSiO3 है, ये पूरा यहाँ पे आता है। तो क्या होता है, जो ये हम लोग सल्फेट्स होती हैं, जैसे CaSO4, या MgSO4 होता है, तो इसमें जो Ca और Mg वाली आयंस होती हैं, वो एक्सचेंज हो जाती हैं जियोलाइट से। तो मतलब Na रिएक्ट करता है बाहर वाले चीज़ों से और Ca रिएक्ट करता है अंदर वाली चीज़ों से, वही चीज़ हो रही डबल डिस्टिलेशन रिएक्शन, है ना। तो ये सुनेगा Ca जियोलाइट और Na2SO4। इस तरह Mg का भी होगा, तो ये होगा कि MgSO4 रिएक्ट कर रहा है Na2 जियोलाइट। अब मैं पॉज करो और ख़ुद देखो इसका आंसर क्या होगा, सही है। आई होप तुमने सही आंसर देखा हो, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, और बन जाएगा Mg जियोलाइट और Na2SO4, सही है। तो इसमें भी यही होगा, ये याद रखना कि ये कौन सा रेजन है, सही है। अच्छा, अब क्या होता है, व्हेन रेजन इज फुली यूज्ड अप, इट कैन बी रीजेनरेटेड बाय फ्लशिंग इट विद अ कॉन्सेंट्रेटेड NaCl। अच्छा देखो, Na2 जियोलाइट हमें वापस चाहिए होता है, क्योंकि हम वापस इसको रीजेनरेट करके हम वापस यूज़ कर सकें, क्योंकि ये चीज़ महंगी होती है ना, क्योंकि चीज़ हम चाहते हैं इसको वापस रीयूज़ कर सकें। तो क्या होता है, जब ये पूरे सारे जियोलाइट Na जियोलाइट खत्म हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है Ca जियोलाइट पे Mg जियोलाइट के अंदर, तो हम Mg और Ca जियोलाइट को यूज़ करके वापस Na जियोलाइट बना सकते हैं। किस तरह कि अब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड NaCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, याद रखना। और कॉन्सेंट्रेटेड NaCl क्या होता है कि जो Ca, ये भी इसमें डबल डिस्टिलेशन रिएक्शन होता है, ये Ca के साथ रिएक्ट कर लेता है और Na जियोलाइट के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो Na2 जियोलाइट और CaCl2 बना देता है। तो ये सब में सब डबल डिस्टिलेशन रिएक्शन हो रहा है, बाहर के रिएक्ट करता है, अंदर से रिएक्ट कर रहा होता है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये अंदर से रिएक्ट यूँ करके रिएक्ट, ये बाहर वाले यूँ रिएक्ट, सब में ये हो रहा है, तो तुम्हें आसानी हो जाएगी, सही है। इस तरह रीजेनरेट हो जाता है, सही है। तो ये वाली डेफिनेशन याद रखना, क्योंकि इसमें ये मसला होता है। जैसे ये देखो कि ये हमारे पास एक ये सोडियम जियोलाइट वाला ये प्रोसेस दिखा रहे हैं। ये सोडियम जियोलाइट है, जो Na और उसमें नेगेटिव आयंस है, ये सोडियम जियोलाइट है विच इज़ रेजिन, सही है। सो ये सोडियम जियोलाइट है विच इज़ रेजिन, जो NaAlSiO3 ये वो चीज़ है, सही है। तो अब होता क्या है कि क्या होता है कि हमारे पास जो कैल्शियम का जो हार्ड वाटर का कैल्शियम है, ये आता है और ये Na के साथ Na के जो जियोलाइट के अंदर Na होता है ना, Na बाहर जाता है और Ca से चिपक जाता है।
जब ये सी एस जियोलाइट बना लेता है, सही है। ये जो नेगेटिव है जियोलाइट है, अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना, सही है। बेसिकली ये Na है और ये जियोलाइट है, नेगेटिव वाली चीज़ है, सही। जब हार्ड वाटर का जो कैल्शियम आता है वो Na के साथ एक्सचेंज हो जाता है और फिर Na फिर सी एस जियोलाइट बन जाता है, इस तरह इस वाले रिएक्शन के अंदर हो रहा था, सही है। तो अब डिसएडवांटेजेस क्या होती है हार्ड वाटर की, कि कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इन वॉशिंग प्रोसेसेस, बिकॉज जब सोप में लेदर नहीं बन रहा होता, हम घुलाए जा रहे होते हैं और बहुत ड्रिंकिंग वाटर कैन कॉज स्टमक डिसऑर्डर्स। हार्ड वाटर इज अनफिट फॉर स्टीम इंजन्स, बॉयलर्स एंड टर्बाइंस बिकॉज सॉल्युबल कैल्शियम वाज डिपॉजिटेड इनसाइड द कॉज स्केल्स, याद रखना। दीज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड थिंस मोर फ्यूल इज यूज्ड इंस्टेड sulfates are not only reduce efficiency but also cause the boiler to burst. See, hard water hampers the clean action of the soap. अब क्या होता है clean action of the soap क्यों होता है, सही है। soap is a sodium salt of long chain of carboxylic acid. अब carboxylic acid क्या होता है, सोडियम, क्या रखना, soap is a sodium salt of the carboxylic acid. अब होता क्या है कि ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन होती है, CH3COH, या फिर इसको अगर हम लोग जनरल फॉर्म लिखें तो ये कोई चेन होती है ऑर्गेनिक चेन, और उसके आखिर में OOH आ रहा होता है, सही है। इस तरह R ये अपना U बनाता है और यहाँ पे ये आ गया, तो ये बनाती है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अगर ये चीज़ इसकी जो H होती है किसी Na के साथ एक्सचेंज हो जाए, न्यू हो जाए ये, तो ये बन जाती है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है। यहाँ पे जो H एक्सचेंज हो जाए Na से, तो ये हमारे पास बन जाती है सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड, और बेसिकली ये सोप्स होती हैं, सही है। और ये जो चेन होती है ना आर वाली, बहुत लंबी होती है। तो हार्ड वाटर इज सोडियम लॉन्ग चेन फैटी एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के फैटी एसिड है। हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम ऑफ सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। दीज आयन्स रिएक्ट विद सोप मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स कॉल्ड स्कम। अच्छा, होता क्या है कि जो और एज अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इज प्लेस्ड इन स्कम फॉर्मेशन, थस रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ द सोप। जब मैग्नीशियम और जो कैल्शियम सॉल्ट्स होती हैं जो हार्ड वाटर के अंदर, वो Na के साथ एक्सचेंज हो जाती हैं, जो Na के साथ एक्सचेंज हो जाती हैं तो वो फिर हमारे पास ये सॉल्ट्स बनाती हैं, सही है। और ये इनसोल्यूबल सॉल्ट्स होती हैं और ये बहुत घुलाने की स्कम फॉर्म करती हैं, स्कम। और इस वजह से मुझे पता तुम क्या सोच रही हो और तुम बहुत घटिया हो रहा हो, तो सही है। तो इस वजह से हमारे पास ना ये चीज़ ना मतलब ख़राब होती है इससे चीज़, सही है। अच्छा, ये पोल्यूशन है आ गया है, तो जैसे पहले हम पोल्यूशन पढ़ लेते हैं क्लियरली। अभी पोल्यूशन से पहले मैं तुम्हें ये समझा दी थी टर्बाइंस वाला, कि पोल्यूशन आप खुद भी पढ़ सकते हो, सही है। जब मैं टर्बाइंस वाला समझा दी थी पहले, ओके। तो प्रोसेस पहले करेंगे रॉ वाटर कैसे ट्रीट होता है, फिर हम करेंगे सीवेज वाटर की ट्रीटमेंट क्या होती है। रॉ वाटर, द वाटर इज पम्प्ड इनटू स्क्रीन ट्रैप्स एनी बिग पार्टिकल्स सच एज ट्विग्स, आगे नहीं लिखा हुआ। अच्छा, क्या होता है कि पहले तो हम रिवर वाटर लेते हैं, हाँ। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले हम रिवर वाटर लेते हैं, उसको पास करते हैं स्क्रीन जो रिवर वाटर में जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे ट्विग्स हो गए, पत्थर हो गए, ब्रांचेस हो गए, यहाँ पे पत्ते हो गए, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो वो फिल्टर हो जाती है स्क्रीन से थ्रू, सही है। तो फिर स्क्रीन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होती है लार्ज पार्टिकल्स की। स्क्रीन के बाद हमारे पास जाता है रिवर वाटर कोगुलेंट्स में। कोगुलेंट होता है, ऐड होता है, जैसे सब्सटेंस होता है जो हमारे स्मॉल सब्सटेंस होते हैं ना, जैसे जो फिल्टर आउट हो चुके होते हैं, जो फिल्टर नहीं हो सके होते, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो फिल्टर से पास हो जाते हैं, तो वो कोगुलेंट क्या करता है, वो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, जैसे वो हो गई छोटे छोटे कीड़े या फिर छोटे छोटे पेपर हो गए, वो कोगुलेंट करता है क्या है, उन छोटी छोटी चीज़ों को आपके पास क्या करता है, उन सबको स्टिक कर देता है एक दूसरे से, सही है। तो स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल जो होते हैं, जैसे मट्टी हो गई, उसको क्या करता है कि इट्स स्टिक टुगेदर, इट विल बी आयरन सल्फेट और पोटैश एलम। तो कोगुलेंट्स जो होता है ना, या फिर पोटैश एलम होता है या फिर वो फेरस सल्फेट होता है, सही है। तो इन दोनों में से कोई एग्जांपल होती है, और सही एलम की ये केमिकल फॉर्मूला है, तो ये देख लेना, सही, बहुत बड़ा है लेकिन याद कर लेना फॉर द सेफ साइड, सही। अब नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो फिल्ट्रेशन टैंक होती है। फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होता है कि एयर ब्लोन होती है थ्रू फ्लोटेशन टैंक, से फ्लोटेशन टैंक होता है ये, सही है। और जो कोगुलेटेड जो पार्टिकल्स जो आपस में स्टिक हो चुके होते हैं ना, तो उनको क्या करता है, जो आग तो नीचे से एयर ब्लो होती है, वो जो कोगुलेटिंग में जो स्टिक हो चुके होते हैं पार्टिकल्स एक दूसरे से, वो ऊपर फ्लोट होना स्टार्ट कर देते हैं, सही है। और जब ऊपर फ्लोट होना स्टार्ट कर देते हैं तो वो हम लोग स्किम्ड ऑफ कर देते हैं, मतलब छन्नी से उसको हम लोग निकाल लेते हैं, सही है। तो वो कोगुलेटेड पार्टिकल्स भी निकल जाते हैं।
सही। अब फिर वापस जो वाटर होता है पास करता है थ्रू बेड ऑफ फाइन सैंड फिल्ट्रेशन के लिए। जब फाइन सैंड के थ्रू और चारकोल के थ्रू पास करता है तो वापस फिल्ट्रेशन होती है। फिर फिल्ट्रेशन के बाद हम लोग पास करते हैं फिर हम लोग पास थ्रू फाइन सैंड के थ्रू पास करते हैं ताकि फ़िल्टर हो सके। फिर हम लोग वाटर को पास करते हैं फर्दर फिल्ट्रेशन के लिए। अच्छा, यहाँ पे सैंड फिल्टर होगा। फिर फर्दर फिल्ट्रेशन के लिए हम एक सैंड और चारकोल के मिक्सचर भी मिलाते हैं टू रिमूव कलर, स्मेल और बैड टेस्ट। सही है, इसको फाइन फिल्ट्रेशन कहते हैं। सही है, पहले हमने फाइन सैंड की क्या लिखी हुई नहीं है, लेकिन फिर हमने सेकंड फिल्ट्रेशन की जिसमें हमने चारकोल भी लिया और उसमें वाटर की स्मेल, कलर और बैड टेस्ट सब में चले जाता है। सही है, तो फोर्थ स्टेप होता है क्लोरीनेशन होती है, जो हम आपने बताया, हमने अभी पहले रिएक्ट करता है वाटर क्लोरीन के साथ। क्या रिएक्ट होता है, वो हाइपोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं जो बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जो बैक्टीरिया को किल कर लेते हैं। तभी हमें क्लोरीन ऐड होता है ताकि हम लोग किल कर सकें बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स को। सही है। अच्छा, फ्लोराइड का आजकल ना इसलिए ऐड होना शुरू हो गया क्योंकि फ्लोराइड हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है और अगर हम नहीं खाए ना हमारे से दूध डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज लोग अपने ना इस फ़ायदे के लिए, क्योंकि फ्लोराइड ना बहुत कम मिलता है, ये ऐसे खानों में नहीं होता, तो वो होते हैं पानी में डाल दिया करें ताकि लोग इस तरह के पेट में चले जाते हैं। इस तरह फ्लोराइड भी ऐड करा जाता है जो हमारे पास हेल्प करता है टू डिके को। सही है। फिर हमारे पास क्या होता है कि हम लोग फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं जैसे लाइम वाटर, ताकि कोई भी हार्डनेस रह गई हो, टेम्परेरी हार्डनेस, वो चली जाए। हमने रिएक्शन करा था जिससे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया था ताकि हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस चले जाए। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करते हैं ताकि सॉफ्टनिंग हो सके। सही है। फिर हमारे पास स्टोरेज रिजर्वॉयर में जाता है ताकि स्टोरेज होता है फिर एक्सेस करके हमारे पास घरों में जा रहा होता है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, अगर तुम तो पढ़ोगी ना पूरा ये टेक्स्ट में समझ में भी आ जाएगा। अच्छा, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है कि ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स गेट मिक्सड अप विद टैप वाटर लाइक शैम्पू, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट्स, ग्रीस, ऑयल, फूड, बॉडी वेस्ट, ग्रट, सैंड एंड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वेस्ट सीवेज वाटर है, तुम्हारी सोच होगी, है ना। तो ये मिक्सचर गोज डाउन द ड्रेन, इट्स कॉल्ड सीवेज। इट इज़ पाइप्ड अंडरग्राउंड टू द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वेयर द वाटर इन इट इज क्लीन्ड अप एंड फेड बैक टू द रिवर। तो ये क्लीन होने के बाद वापस रिवर में डाल दिया जाता है ताकि रिसाइकल हो सके। सही है। अब सीवेज वाटर ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर। सीवेज वाटर इज अलाउड टू पास थ्रू डिफरेंट स्टेप्स इन अ सीक्वेंस। सही है। हर तरह की फिजिकल भी होती है, केमिकल और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है, बिकॉज में बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हो रही होती है। बिकॉज एक सीवेज वाटर होता है इसमें कितनी गंदगी होती है, कितनी चीज़ें होती हैं, तो उन सबको साफ़ करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू करते हैं ताकि बिल्कुल साफ़ हो जाए पानी। सही है। अब स्टेप 1 होता है हमारे पास, इसके थ्रू देखेंगे कि पहले जो स्टेप 1 होता है सीवेज वाटर जाता है बार स्ट्रीम में। सही है। अब बार स्ट्रीम में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होती है लार्ज पार्टिकल। जैसे यहाँ पे स्क्रीन थी यहाँ पे एक बार स्क्रीन होती है, नाम दे दी उसको थोड़ा सा, और उसको इसमें भी फिल्ट्रेशन हो रही थी लार्ज पार्टिकल्स की। सही है। तो होता क्या है कि बार स्क्रीन्स ऑफ द स्क्रीन्स दैट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स इन द वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर इज पुल्ड टू द स्क्रीन्स विच रिमूव लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लास्टिक बैग्स, कैन, स्टिक्स एंड नैपकिन्स या शैम्पू की बॉटल्स या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो बहुत बड़ी हैं जो पास नहीं हो सकती, जो बार स्क्रीन के थ्रू वो फिल्टर हो जाती हैं। नेक्स्ट जो जाते हैं वो होते हैं ग्रिड चैम्बर। सही है। द वाटर इज बार इज अलाउड टू पास थ्रू ग्रिड चैम्बर इन अ स्लो मैनर। दिस स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर मेक्स ग्रिड, सैंड एंड डस्ट पार्टिकल्स टू सेटल डाउन। सही है। जो यहाँ पे डर्ट होती है, सैंड होती है, डस्ट होती है, अगर हम ग्रिड चैम्बर की जगह वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। सही है। स्टेप 3 होता है दैट passes through a clarifier or sedimentation. It is a tank with the central part inclined downwards so as to allow waste material to settle down. This waste settles in bottom. It is turned into a sludge which is transferred to a separate tank where it decomposes using bacteria. Finally देखो biological process भी आ गया. Finally, skimmer is used to remove oil and grease. Clarified water is obtained after the separation of all the physical contaminants from the sewage. अच्छा, होता क्या है कि थर्ड स्टेप के अंदर कि क्लैरिफायर सेडिमेंटेशन ट्रैक के थ्रू पास होता है वाटर, और ये टैंक होता है सेडिमेंटेशन ट्रैक जिसका सेंट्रल पार्ट ना ये यू इंक्लाइंड होता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है ये इंक्लाइंड, ताकि जो सारी डर्ट जो जमा हुई है ना वो नीचे बैठ जाए। सही है। ग्रिड चैम्बर के अंदर क्या हुआ था, हमारे पास सारी डर्ट नीचे बैठ गई थी और सेडिमेंटेशन ट्रैक ना नीचे जमा करना स्टार्ट कर देते थे, जिसको हम स्लज कहते हैं, सॉलिड वेस्ट। सही है। फिर जब वेस्ट वाटर कॉल स्लज फिर ट्रांसफर, अब जो स्लज होता है ट्रांसफर होता है सेपरेट टैंक के अंदर जो यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है बैक्टीरिया से वो। सही है। फिर हमारे पास क्या होता है कि फाइनली स्किमर इज यूज टू रिमूव ऑयल एंड ग्रीस। क्लैरिफाइड वाटर ऑब्टेन आफ्टर सेपरेशन ऑल द फिजिकल कंटेमिनेंट्स फ्रॉम द
सही है। अब होता क्या है कि यहाँ तक ना ऊपर से ग्रीस जो ऑयल होती है वो स्किमर के थ्रू यहाँ से सेडिमेंटेशन ट्रैक से निकाल देती है। यहाँ तक सारी फिजिकल सेपरेशन हो सकती है। फिजिकल सेपरेशन का मतलब ये है कि एक क्लियर वाटर नज़र आ रहा होता है, हालांकि उसमें और बीमारियाँ होंगी, वो गंदा होगा, उसमें बीमारियाँ कीड़े वगैरह होंगे, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहे होंगे। वो एक साफ़ पानी की तरह नज़र आ रहा होगा, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है साफ़ पानी, ट्रांसपेरेंट पानी जिसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा वो साफ़ हो, है ना। तो उसमें केमिकल्स ऐसे हो सकते हैं जो हमारे लिए खतरनाक हो। तो अब तक सिर्फ फिजिकल प्रोसेस के हमने ना इसमें क्या किया, मैं इससे साफ़ सुथराई किया है। तो पहले बास्टिंग के थ्रू किया ताकि उसमें सारे मोटे कचरे हमें नज़र नहीं आए, सारे मोटे कचरे हट गए। फिर सेकंड में जो ग्रिड चैम्बर है, इसमें जो मट्टी और रेज़ा, वो पत्थर, छोटे पत्थर होते हैं, उस ग्रिड चैम्बर के थ्रू वो रिमूव हो गए। फिर भी कुछ अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स रह गए, वो सेडिमेंटेशन ट्रैक के थ्रू यहाँ पे नीचे जमा हुए स्लज की तरह, वो डाइजेस्टर हो गए बैक्टीरिया। और जो ऑयल थे, स्टेन्स थे, ग्रीस थी, क्योंकि वो भी क्लियर वाटर नहीं शो करती, तो क्लियर वाटर के लिए हमने ऑयल ग्रीस बिठा दी। इसके बाद जो भी मैं बोला क्लैरिफाइड वाटर है, क्लीन वाटर नहीं, क्लैरिफाइड है। मतलब क्लैरिफाइड मतलब इन द सेंस कि उसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा गंदगी, वो एक ट्रांसपेरेंट पानी, साफ़ पानी नज़र आ रहा है, लेकिन वो एक साफ़ पानी नहीं है। सही है। फिर हमने क्या किया, अब तक यहाँ पे सारे फिजिकल प्रोसेस हो गए। फिर सही है, क्या हुआ, स्टेप 4 हुआ, अब बायोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट हो गया। सही है। बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर द क्लैरिफाइड वाटर इज पास थ्रू एन एरेशन टैंक विच कंटेन्स स्पेशल बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन अ स्लज और स्टोन्स। These bacteria feed on harmful things in water and make them harmless. For example, for that they need a lot of oxygen, so air is continuously provided to the sludge. For the bottom of the tank, instead of aeration tank, some plants use percolating filter where the bacteria lives on stones and water trickles over them. सही है। परलोकेटिंग फिल्टर। अच्छा, होता क्या है कि अब यहाँ पे क्लैरिफाइड वाटर आ गया, तो उन्होंने अब यहाँ पे एरेशन टैंक यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें बैक्टीरिया ग्रो हो रहे होते हैं। और यहाँ पे बैक्टीरिया एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, और एरोबिक के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो नीचे से इनके पास एयर जा रही होती है ताकि हम उनको ऑक्सीजन दे सकें, और जो बैक्टीरिया है उसे फीड कर सकें हार्मफुल सब्सटेंसेस, उनको हार्मलेस बनाते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हम लोग एरेशन टैंक की जगह परलोकेशन टैंक यूज़ कर लेते हैं, जिसमें बेसिकली एयर की बजाय वाटर स्प्रिंकल करते हैं। अब वाटर जो होता है ना, उसमें वाटर होता है H2O, जिसमें वो उस H2O में से वो ना अपनी वाटर ऑक्सीजन ले रहे होती है, क्योंकि वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन होता है ना, तो वो उस वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं। सही है। तो इसमें हम अगर वो कर सकते हैं। सही है। नेक्स्ट कम द अनदर सेडिमेंटेशन टैंक वेयर एनी रिमेनिंग स्लज पार्टिकल्स separates out all the sludge called separates out. All the sludge collected into tanks are called digester. Here it is mixed with bacteria which destroy the harmful substances producing methane gas. अच्छा, अब होता क्या है कि इसके बाद हम और फाइनल सेडिमेंटेशन टैंक में यूज़ करते हैं। उसमें अगर कोई और भी कचरा रह गया हो तो वो बैक्टीरिया के थ्रू वो सारा बैक्टीरिया स्लज यहाँ पे जमा हो जाता है वापस, और वापस स्लज होता है, वापस वो हमारे बैक्टीरिया के पास जाता है, और बैक्टीरिया उसको हमारे पास परफॉर्म करता है इसकी डाइजेशन, और प्रोड्यूस करता है मीथेन गैस विच इज़ अ बायोगैस, CH4 गैस। सही है। अब हमारे पास सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस खत्म हो गया। अब स्टार्ट हो रहा है केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में होता है कि क्लोरीन टैबलेट्स और क्लोरीन गैस इज यूज ट्रीट वाटर वेस्ट वाटर केमिकली एंड डिसइंफेक्ट वाटर इन द ट्रीटमेंट प्लांट्स. Chlorine gas is introduced through the many pipes into the tank where water is stored after physical, biological, chemical treatment. Ozone or UV rays can also be used in chemical purification of water. Now this water is stored back to the safe to put back in the rivers. उसके बाद हम लोग डिसइंफेक्ट यूज़ करते हैं क्लोरीन के, क्लोरीन और ओजोन और यूवी लेयर्स के थ्रू हम रेडिएशंस देते हैं ताकि उससे भी कोई बैक्टीरिया मर जाए। फिर जब सब साफ़ हो जाता है तो वो हमारे पास एक रिवर में चले जाता है। सही, तो ये प्रोसेस वगैरह हो रहे होते हैं फॉलो क्लीनिंग। अच्छा, अब हमारे पास वाटर पोल्यूशन डिस्कस करते हैं हम लोग। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं केमिस्ट्री ऑफ स्विमिंग पूल की क्लीननेस कैसे होती है, क्लोरीन निकालते हैं क्या होता है। The swimming pool are cleaned by chlorination process. It is the addition of chlorine solution in swimming pools. Chlorine kills the bacteria and other microorganisms. Cl2 acid does not kill, rather it dissociates in water to form hypochlorous acid and hydrochloric acid. सही। अब होता क्या है कि हमने रिएक्शन करा था जिसमें Cl H2 के साथ रिएक्ट करता है, वो HCl और हाइपोक्लोरिक एसिड बनाता है। अब HCl ही बनाते हैं, लेकिन HCl इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि वो डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस के अंदर, तो जब ये H+ और Cl आयन बना लेता है। ये तीन चीज़ें जो होती हैं ये हमारे पास मारती हैं बैक्टीरिया को। ये नहीं बनाता क्लोरीन गैस तो कुछ भी नहीं है, एक ग्रीन गैस है। जब वो डिसोसिएट होती है ना हाइपोक्लोरिक एसिड और ये चीज़ें, तो वो हार्मफुल होता है बैक्टीरिया के लिए। HCl फर्दर आयोनाइज होती है टू प्रोड्यूस हाइपोक्लोराइड आयन और H+ आयन। सही है। तो बोथ द प्रोडक्ट्स ऑफ द HOCl and OCl kill bacteria and microorganisms. सही है, बहुत आसान था ये तो। अच्छा, हम लोग वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं।
Water pollution is the contamination of the water bodies, जैसे lakes, rivers, oceans and groundwater. Water pollution occurs when the pollutant discharged directly or indirectly in water bodies without adequate treatment to remove harmful compounds. Water pollution to different effluents is given below. सही, अब बताते हैं वाटर पोल्यूशन के क्या क्या ज़राए हैं जो वाटर पोल्यूशन जिससे हो जाता है. तो पहले जो इंडस्ट्रियल है, ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर इंस्टॉल्ड टू प्रोड्यूस डिजायर्ड सब्सटेंसेस सच एज केमिकल्स, क्लॉथ, लेदर, गुड्स, पेपर आइटम्स, फोटोकेमिकल्स, रबर आइटम्स on commercial scale to meet the needs of the society. But unfortunately, all the industrial units discharge their waste, chemical and solid materials either into the open ground or the water channels. This is called industrial effluent. The industrial effluent may be highly toxic organic substances, inorganic salts, heavy metals and mineral acids and oils and gases. इसमें क्या समझाऊँ इफ्रा, मैं पढ़ लेती हूँ. On the other hand, water used as a cleaning agent in industry is directly discharged out. सही है. The water contains all kind of toxic chemicals and detergents. यहाँ पे वो डायरेक्टली अपने जो सॉलिड वेस्ट होता है वो डाल देते हैं वाटर बॉडीज़ में, या फिर वो अपने जो गंदगी साफ़ करते हैं पानी से, उस गंदे पानी को वो डाल देते हैं वाटर के अंदर. तो इस तरह दोनों तरीके से आज क्या होता है, पोल्यूशन होता है. Various effluents and used water lakes and streams and they must ERQ आएगा. Stored or suspended water, even they get disposed on the bed, this results in pollution of the water. अब pollution of water से क्या क्या होता है? They deteriorate the quality of the water. They reduce the quantity of the dissolved oxygen, which ultimately affects the aquatic life in the ecosystem. जैसे plants पे affect होते हैं because उनको oxygen चाहिए होता है. They can also seep down and affect the groundwater deposits. They contaminate the water deposit. When this water is used by the human beings, it causes serious diseases like cancer and gastro. This polluted water damages soil, crops, plants and animals. फिर हमारे होता है heavy metals like mercury, lead and mercury are toxic and health hazard for human beings. Acute cadmium poisons cause high blood pressure, kidney damage and destruction of red blood cells. Acute lead poisoning causes destruction of kidneys, liver, brain and central nervous system and reproductive system. Mercury poisoning cause neurological damage. सही है. अब डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि ये तो इंडस्ट्रियल की वजह से हो रहा था, और हमारी वजह से क्या होता है. Use of detergents increasing day by day for cleaning purposes in houses and industries. It is because detergents have strong cleaning effect in of soap, even in hard water. They can work even in acidic solution, but they have a major disadvantage of it, as some of the detergents are non-biodegradable, cannot be decomposed by microorganisms like bacteria. When the household water containing the discharge in the streams, ponds, and rivers, it causes water pollution. The detergent remains in water for a long time and makes the water unfit for aquatic life. The phosphate salts present in detergent cause rapid growth of algae in water bodies, which floats over the surface of the water. अच्छा क्या होता है कि ये वाटर जो होता है ना, ये एल्गी फॉर्म करता है. फॉस्फेट सॉल्ट जो होती है डिटर्जेंट्स के अंदर, ये एल्गी फॉर्म करता है. अब एल्गी लोगों को लगता है अच्छा है, ये बहुत बुरा है, फंजा है ना एक तरीके से. तो क्या होता है, जो है ना हमारे पास वाटर सरफेस पे आ जाता है और फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है. तो ये जो फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं, ये प्लांट्स ना डाई होना स्टार्ट होता है, डीके होना स्टार्ट करते हैं. फिर डाई और डीके होते हैं ना, तो ये वापस ऑक्सीजन प्रेजेंट जो होती है वाटर की ना, वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं. तो ये वाटर एक्वेटिक लाइफ की ऑक्सीजन यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं. इस तरह वाटर के अंदर क्या होता है कि डेथ होना स्टार्ट होती है. Domestic sewage contains wide variety of dissolved and suspended impurities, include food, vegetable waste, garbage, cans, bottle, chemical, soaps, washing powder. It also causes disease-causing microbes. All these substances aids to water pollution. अब एग्रीकल्चर जैसे क्या होते हैं, वाटर पोल्यूशन ड्यू टू एग्रीकल्चर वेस्ट इज बिकॉज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. फर्टिलाइजर यूज टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा ऑफ द सॉइल बिकॉज इंटेंसिव कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉस इन recent years. On the other hand, pesticides are used to either directly or kill or control the growth of pests. Pests may be weeds, herbs, insects, fungi, viruses. They all damage crops and transmit diseases both to human beings and animals. Agricultural effects क्या होते हैं, intensive cultivation of crops causes the chemicals from the fertilizers and pesticides stream in the groundwater to commonly called leaching process. The high nitrate content in the groundwater is mainly because of the irrigation runoff from the agriculture fields. Runoff the agricultural line where fertilizers and pesticides have been used to enter ponds. The river contains nitrate and phosphate soil. These substances react in result in rapid growth of algae floating over the surface of the water. This provides sunlight and air oxygen to reach up to aquatic life. और पहले तो ये होता है जब ये सरफेस पे बन जाता है ना, तो ये पहले तो एल्गी क्या करते हैं, सरफेस की जो ऑक्सीजन और वाटर को एक्वेटिक लाइफ में रीच नहीं होने देता. और जब वो खुद मरना स्टार्ट होता है तो एक्वेटिक लाइफ जब वो ऑक्सीजन जा भी नहीं रही है, फिर ऑक्सीजन यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, जिससे एक्वेटिक लाइफ अफेक्ट होती है. सही है. तो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ये पढ़ लेना. इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन बहुत आसान है फ्रा, तुम पढ़ लेना एक तरीके से अपने वर्ड्स में लिख लेना, क्योंकि वो ERQ पूछेंगे अगर पूछेंगे. वाटर बोर्न इन्फेक्शन करवा देती हूँ क्योंकि थोड़े से ना मुश्किल होते हैं, मुश्किल नहीं होते, मतलब इंसान से तुम्हें सेंस बनना होता है. अच्छा, diseases spread because of drinking polluted water or eating food prepared with the polluted water or called waterborne infections. सही है. Water pollution may be due to toxins or organisms. Toxins are arsenic, mercury, lead and many organic substances.
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वायरसेस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ एंड वर्म्स। सही है, तो इस वजह से वाटरबोर्न इन्फेक्शन हो जाते हैं, या फिर एक टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से होते हैं, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं। सही है, तो पहले डायरिया डिसीज, intestinal disease such as cholera that may cause dangerous dehydration. Diarrhea may be caused by bacteria, viruses and parasites. अच्छा, तो एक डिजीज़ होती है क्लोरा, जो जिसकी वजह से हमारे डेंजरस डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो क्योंकि हमारे बॉडी में से वाटर मुस्तकिल निकल जा होता है। डायरिया में यही होता है ना, तो डायरिया में भी कॉज बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स की वजह से। डिसेंट्री इज इनफेक्ट इंटेस्टाइनल डिसीज विच इज टिपिकली कॉज बाय सर्टेन बैक्टीरिया और पैरासाइट्स। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर डायरिया दैट मे बी अकम्पनीड बाय द ब्लड और म्यूकस। डायरिया में सिर्फ एक वाटर पॉटी होती है, लेकिन डिसेंट्री के अंदर हमारे पास पॉटी मोशन के साथ हमारे पास ब्लड भी होता है और म्यूकस भी होता है। ये फ़र्क होता है। क्लोरा में क्या होता है कि क्लोरा एक एक्यूट इन्फेक्शन होता है जो कॉज होता है बैक्टीरिया वेब्रस क्लोरा से, और ये करता है हमारे पास डायरिया। एंड ये प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया हमारे वाटर में, उन वाले वाटर में प्रेजेंट होता है जहाँ हमारे वाटर के अंदर ह्यूमन फीसेस होते हैं। ह्यूमन फीसेस होंगी वाटर के अंदर, तो उसकी वजह से ये बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, और जब वो कोई पानी पी ले तो उसमें क्या हो जाता है, हमारे पास क्लोरिया हो जाता है। क्लोरिया अफेक्ट सीवियर डायरिया, इट कैन बी फेटल, क्योंकि हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है। क्रिप्टोस्पोरिडियम, वाटर-बोर्न माइक्रोऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ that can cause gastrointestinal illness, cryptosporidiosis, including diarrhea and vomiting. The tiny pathogens are found in surface of water sources like reservoirs, lakes, and rivers. Fluorosis is a disease caused by consumption of excess fluoride. Fluorosis can cause bone and teeth damage. एक चीज़ को हमने हमेशा एक लेवल पे लेनी है, अगर ज़्यादा लेंगे बुरी है और कम लेंगे तो बुरी है। सही है, तो ज़्यादा फ्लोराइड लेने से भी ना हमारे पास, क्योंकि पानी के अंदर बहुत फ्लोरीन आती है, तो उससे भी हमारे दांत खराब होने जाता है। Hepatitis is a liver inflammation caused by one of the 5 viruses called hepatitis A, B, C, D, E. Hepatitis A, E are transmitted by the contaminated water. यार अपना कौन सा hepatitis A और E, सही है। जैसे तुम वॉवल्स के थ्रू याद कर लो, A, E, I, O, U, सही है, तो A, E, सही है। Hookworm is a parasitic worm that can infect small intestine. Severe cases are resulting in anemia and stunted growth in children. अब anemia क्यों होता है? anemia is basically shortage of blood, ये पर हीमोग्लोबिन। इनीमिया हमारे हुकवर्म हमारे क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन में ना स्टिक हो जाता है, और फिर वहाँ पे ब्लड सर्व करना स्टार्ट कर देता है। तो ब्लड सर्व करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी बॉडी में अनीमिया हो जाता है, विच इज द शॉर्टेज ऑफ द ब्लड। सही है, और स्टंटेड ग्रोथ चिल्ड्रन के अंदर, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स जो चिल्ड्रन को चाहिए होते हैं वो हुकवर्म ले रहा होता है ब्लड थ्रू ब्लड सकिंग। तो जब चिल्ड्रन को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो चिल्ड्रन की स्टंटेड ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। Hookworm larva enters the body through the skin, often via feed, spread by the poor sanitary conditions। मतलब जो गंदे वॉशरूम्स होते हैं, ये जो हुकवर्म होते हैं ना लार्वा, ये हमारे पास थ्रू एंटर होता है थ्रू स्किन, मतलब आप टच भी करो तो एंटर हो जाता है गंदी चीज़ को। हुकवर्म्स कैन अफेक्ट ओनली 1 billion people per annum. Jaundice is caused by excess of bile pigments in the blood. Liver ceases to function and eyes turn yellow. Patient feels fatigue and weakness. It is a dangerous bacterial disease often by contaminated water or by food prepared from contaminated water. अब प्रिवेंशन कैसे हो सकती है वाटर बोर्न डिजीज़ की, ये भी बहुत सवाल पूछते हैं ERQ के अंदर कि एक तो वाटर बोर्न डिजीज़ के में टेकिंग द फॉलोइंग मेजर्स। अब देखो यहाँ पे इसको ERQ आ सकता है, तो 5 कोई डिजीजेस पूछेंगे तो तुम्हें कोई 5 ना रटी भी होनी चाहिए, मतलब रटी भी नहीं, मतलब समझ में जाएंगे, और इसके तुम एक बार पढ़ लेना क्योंकि इसके MCQs भी आ सकते हैं। वाटर बोर्न डिजीज़ की होता है कि ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्रॉपर्ली ट्रीटेड एंड प्योरीफाइड, मतलब हम साफ़ पानी पीते हैं ऑब्वियसली। और फिर दूसरा होता है कि देयर मस्ट बी एडिक्वेट सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ द सीवेज, एनी टाइप ऑफ वेस्ट में बी नॉट बीन डिस्ट्रॉयड डायरेक्टली इन वाटर सप्लाईज और रिजर्वॉयर्स। और कंट्रोल टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, केमिकल कंटेमिनेंट कैन कॉज एक्यूट इलनेस बट often toxic contaminants are slow poisons and carcinogens. There must be strict control over the use of pesticides and other chemicals. सही है, तो ये पूरा था हमारे पास चैप्टर। आई हो तुम्हें समझ में आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो नहीं समझ में आया हो तो मैं हाजिर हूँ, ज़रूर उस टाइम पे आना जिस हाथ में कुछ भी ना हो मेरे हाथ में, क्योंकि मैं तुम्हारा सुनूंगी, वरना फिर मैं नहीं सुनती हूँ, पता नहीं मेरे साथ प्रॉब्लम है थोड़ी सी। सही है, अल्लाह हाफ़िज़। आई होप तुम्हें ज़िंदगी में खुश रहो और तुम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारो। मैं हर खुशियाँ तुम्हें, हर दुआ कबूल हो। बाय बाय।